वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉइल के बारे में। तो सॉइल क्या होती है? लेयर ऑफ रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। जो भी हम जिस चीज़ पर चलते हैं ग्राउंड में, एक ब्राउन कलर की मिट्टी होती है ना, ये एक थिन सी लेयर होती है जो अर्थ की सरफेस को कवर किए हुए है, इसको हम सॉइल बोलते हैं। ये क्लोजली लिंक्ड होती है हमारी ज़मीन से, और लैंडफॉर्म्स जो है वो डिटरमाइन करते हैं कि सॉइल कैसी होगी। सॉइल कैसे बनती है? ऑर्गेनिक मैटर से बनती है, मिनरल से और वेदर्ड रॉक से। अब ये वेदर्ड रॉक क्या होती है? अर्थ के सरफेस पे रॉक पाई जाती है, अर्थ के इंटीरियर में भी। जब रॉक की वेदरिंग होती है वेरियस फैक्टर्स की वजह से, हवा के चलने से, पानी के चलने से, हम लोगों के उसको तोड़ देने से, उसको हम लोग बोलते हैं रॉक की वेदरिंग हो जाना। मतलब रॉक का टूट जाना, ब्रेकअप हो जाना, डिके हो जाना। और उसके बाद जो रॉक ऊपर की तरफ आती है, वो जो रॉक आती है वो वेदर्ड रॉक होती है। ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है? जैसे कि प्लांट्स की डेथ होती है, एनिमल्स की डेथ होती है, फिर उनका डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन के बाद जो मटेरियल बनता है वो होता है ऑर्गेनिक मैटर। मिनरल्स जो होते हैं वो अर्थ में पाए जाते हैं, जैसे कि वेरियस सॉल्ट्स और वेरियस टाइप के मेटल्स। ये सारी चीज़ें जो है वो मिलके हमारी सॉइल बनाती हैं, जो कि हमारे अर्थ पे मिलती है। और ये जो प्रोसेस होता है, ये पूरे के पूरा प्रोसेस वेदरिंग का प्रोसेस होता है। वेदरिंग के बाद ही हमारी सॉइल बनती है। राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक सॉइल फर्टाइल। और अगर मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर का जो मिक्स है वो बिल्कुल सही हो, तो हमारी जो सॉइल होगी वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होगी। तो सॉइल की हमें बताया गया है प्रोफाइल कैसी होती है। टॉप सॉइल में क्या होता है? ह्यूमस होती है और वेजिटेशन होता है। ह्यूमस वही है ऑर्गेनिक मैटर का जो बहुत लंबे समय तक जो रहता है, वही हमारा ह्यूमस बन जाता है। ह्यूमस और वेजिटेशन होती है टॉप सॉइल में। उसके नीचे वाली जो सब सॉइल है उसमें सैंड, सिल्ट और क्ले होती है। फिर उसके बाद जो वेदर्ड रॉक होती है, वेदर्ड रॉक मतलब सबसे नीचे पेरेंट रॉक होती है। पेरेंट रॉक पे जब वेरियस फैक्टर्स एक्ट करते हैं, जब वो टूटती है, डिके होती है, एक्सपोज हो जाती है, टेम्परेचर चेंजेस आते हैं, फ्रॉस्ट का एक्शन होता है न, पानी का और बर्फ़ का, हवा का, इस सारे एक्शन से पेरेंट रॉक वेदर हो जाती है और फिर वेदर रॉक मटेरियल बनता है। फिर क्लॉजली हमने वेदरिंग देख ली, और फिर ये बताते हैं, डू यू नो, ये क्या आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल को बनने में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। अब फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्म कैसे होती है? तो हमें ये देखिए बड़ा अच्छा सा फिगर दिया हुआ है इसमें कि सॉइल कैसे फॉर्म होती है, क्या क्या फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। पेरेंट रॉक कैसी है? हमने देखा जैसे कि सॉइल के प्रोफाइल में पेरेंट रॉक जो जिस रॉक से सॉइल वेदर होकर बनती है, वो जो होती है काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है कि सॉइल कैसे होगी। डिटरमाइन करती है सॉइल का कलर, टेक्सचर। कलर मतलब दिखने में कलर कैसा होगा, टेक्सचर मतलब छूने में कैसी होगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, और मिनरल कंटेंट कैसा होगा उसका। और परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि कितने ज़्यादा उसमें छेद वगैरह होंगे, पानी किस तरीके से उसमें पास किया जा सकता है, वो होती है सॉइल की परमिएबिलिटी। क्लाइमेट एक क्या हो गया, एक तो हो गया पेरेंट रॉक, कैसी होगी सॉइल, क्लाइमेट कैसा है किसी जगह का, रिलीफ कैसी है, फ्लोरा फोना माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसी है, और कितना टाइम है, ये सारे फैक्टर्स हैं। क्लाइमेट जैसे कि टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल कितनी है, और वेदरिंग किस रेट पे हो रही है, कितना टाइम लग रहा है उसको, और ह्यूमस कैसा है। टाइम डिटरमाइन करता है कि सॉइल की प्रोफाइल, उसकी थिकनेस कितनी होगी। फ्लोरा फोना जो ह्यूमस का होता है हमारा टॉप लेयर पे, वो कैसा होगा, वो डिटरमाइन करते हैं हमारे फ्लोरा फोना। फ्लोरा का मतलब वही प्लांट्स, फोना मतलब एनिमल्स, और बाकी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ह्यूमस बनता है और ऑर्गेनिक मैटर कैसे बनता है, इन चीज़ों के प्लांट्स एनिमल्स की डेथ के बाद इनका डिकम्पोजिशन होता है, तो ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस बनता है। रिलीफ मतलब ऑल्टीट्यूड हमारा किस हाइट पर है, स्लोप कैसा है, प्लेन है कि हिली एरिया है, ये सब डिटरमाइन करता है कि सॉइल वहाँ पे किस तरीके से टिकी रहेगी। वाटर एक वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। रिन्यूएबल का मतलब है कि दोबारा से हम लोगों को वापस मिल सकता है, रिन्यू हो जाता है। 3/4 ऑफ अर्थ का जो सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है, इसलिए हम अर्थ को वाटर प्लैनेट भी बोलते हैं। और जो प्रिमिटिव ओशंस हैं उसमें जो लाइफ बिगिन हुई थी वो ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना। जो पहले पुराने जो ओशंस हैं उसमें जो लाइफ हुई थी स्टार्ट, वो 3.5 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी। और आज तक ओशंस जो है वो कवर करते हैं 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस को, और सपोर्ट करते हैं रिच वैरायटी ऑफ प्लांट और एनिमल्स को। ओशन वाटर सलाइन होता है और ह्यूमन की कंजम्पशन के लिए फिट नहीं होता। फ्रेश वाटर जो है वो सिर्फ 2.7% है, और नियरली 70% अकर करता है जो फ्रेश वाटर है वो आइस शीट्स में और ग्लेशियर्स के, जो कि एंटार्क्टिक, ग्रीनलैंड और
वेरियस माउंटेन रेंजेस जैसे कि गंगा ग्लेशियर भी है जो हमारे हिमालयाज़ में पड़ता है। और ड्यू टू इनकी इनएक्सेसिबिलिटी मतलब वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं, सिर्फ 1% ही फ्रेश वाटर है जो अवेलेबल है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए और जो कि फिट है। जो ग्राउंड वाटर में मिलता है, रिवर्स में, लेक्स में और वाटर वेपर के फॉर्म में मिलता है एटमॉस्फेयर में। फ्रेश वाटर बहुत ज़्यादा इसलिए प्रेशियस सब्सटेंस है हमारी अर्थ के लिए, और वाटर ना ही ऐड किया जा सकता है ना ही मतलब रिमूव किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। इसकी जो वॉल्यूम है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, इसकी अबंडेंस सिर्फ वेरी करती है क्योंकि वाटर साइकिल होती है और वो वाटर हमेशा कांस्टेंट मोशन में रहता है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इस तरीके से। ये हमें यही आगे पता है, और ये वाला जो पूरा प्रोसेस है इसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। और 1975 में जो ह्यूमन का कंजम्पशन था वाटर का वो 3850 CU था किलोमीटर पर ईयर, और अब जो 6000 हो गया है 2000 में, और अब तो 2018 अब तो और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। और फिर इसमें बताते हैं कि जो ड्रिपिंग टैप है मतलब बहती हुई पानी टपकती हुई जो टंकी होती है वो वेस्ट कर देती है 1200 लीटर्स एक साल में। अब ह्यूमन का जो यूज़ है वो वाटर का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं ये इस टेबल में हमें बताया गया है। ड्रिंकिंग के लिए, पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, फ्लशिंग, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, पेड़ों को पानी देने के लिए। और एक एवरेज जो ह्यूमन का अर्बन इंडियन का कंजम्पशन है वो 135 लीटर पर डे है। और वाटर किस किस के लिए यूज़ होता है? एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं हम, खेती के लिए, वेरियस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं हम वाटर से। और हम लोग जैसे कि कैश क्रॉप्स और दूसरी फूड क्रॉप्स से कहीं में काफ़ी ज़्यादा पानी भी यूज़ होता है। अर्बनाइजेशन की वजह से वाटर की यूसेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आज हम लोगों को पानी की कमी महसूस होने लगी है। फ्रेश वाटर भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, इंडस्ट्रीज़ के एफ्लुएंस जो उसमें बहा दिए जाते हैं उसकी वजह से, और वाटर रिसोर्सेज और वाटर पॉल्यूशन की वजह से भी आज हमें पानी की कमी काफ़ी ज़्यादा देखनी पड़ रही है। अब प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी की जो उसके बारे में देखते हैं। स्कैसिटी ऑफ वाटर है वर्ल्ड के मैनी रीजन्स में, मतलब पानी की कमी है दुनिया के काफ़ी सारे भागों में। अफ्रीका हो गया, वेस्ट एशिया हो गया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको और सदर्न अमेरिका में, और पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया में। ये इतने सारे रीजन्स हैं जिनमें फ्रेश वाटर की काफ़ी ज़्यादा कमी हम देख रहे हैं। साउथ एशिया जो इंडिया वाला रीजन है वो साउथ एशिया बोलते हैं हमसे। तो जो वाटर है उसकी शॉर्टेज जो है वो इसकी वजह से क्यों है? क्योंकि सीजनल रेनफॉल होती है हमारे वहाँ, और हम अपनी जो अवेलेबल वाटर बॉडीज़ हैं उनको हम पॉल्यूट किए जा रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं और वाटर को गंदा कर रहे हैं। इस वजह से हमें वाटर की काफ़ी ज़्यादा कमी होने लगी है। अब हमें नेक्स्ट में बताते हैं कि हम वाटर को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, क्लीन और एडिक्वेट वाटर सोर्सेज जो है वो मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आज। स्टेप्स हमें लिए जाने चाहिए ताकि हम इस प्रॉब्लम को हटा सकें। आज भी जो वाटर है वो रिन्यूएबल है, मगर इसका पोल्यूशन उसको अनफिट बना देता है। और डिस्चार्ज जैसे कि सीवेज जो है, एग्रीकल्चर में जो केमिकल्स यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री के एफ्लुएंट्स हैं, ये सब के सब वाटर बॉडीज़ में डाल दिए जाते हैं और ये वाटर को पॉल्यूट करते हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स, मेटल्स और पेस्टिसाइड्स। जैसे कि यमुना तो दिल्ली में एकदम नाला बनी हुई है, ऐसा लगता है जैसे कि एक बड़ा नाला हो और एक और उसको बिल्कुल बर्बाद किए जा रहे हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल हम वेस्ट डालते हैं, प्लास्टिक डाल रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वाटर को अनसूटेबल बना रही हैं। और फॉरेस्ट और अदर वेजिटेशन कवर जो है वो पानी को बहने से और मिट्टी को ख़राब होने से बचाता है, अंडरग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश करता है। वाटर हार्वेस्टिंग से भी हम पानी को बचा सकते हैं। तो ये हमें आगे मेथड्स बताए गए हैं कि किस तरीके से हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं। सबसे अच्छा जो है वो है कि फॉरेस्ट कवर जो है वो इंक्रीज़ हो, पेड़ हम लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो जो जड़ें होती हैं वो पानी को रिप्लेनिश करती हैं, उसको बांध के रखती हैं ज़मीन में पानी को, और सरफेस से ऐसे ही बहने नहीं देते। और अगर हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग करें मतलब पानी को बचाएं, जैसे कि राजस्थान में पहले वाटर हार्वेस्टिंग की जाती थी, अभी भी काफ़ी जगह की जाती है। उसमें क्या करते थे कि जब बारिश पड़ती थी तो छत पे उसको एक लिड लगा दी जाती थी, एक पाइप लगा दिया जाता था, और उसके थ्रू वो बारिश का पानी टैंक में जाता था, और उसको फिर हम ज़मीन में टैंक लगा होता था, और जब ज़रूरत पड़ती थी पानी की स्कैसिटी के टाइम पे उसको यूज़ कर सकते थे। ये होती है वाटर हार्वेस्टिंग, जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दी। फील्ड में जो इरिगेशन है वो हम स्प्रिंकलर्स के थ्रू कर सकते हैं। ये स्प्रिंकलर का एग्जांपल है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है और पूरे थोड़े पानी से ही इस फसल को काफ़ी ज़्यादा
न्यूट्रिएंट मतलब जितनी ज़रूरत होती है वो पानी मिल जाता है, क्योंकि ये ऊपर से छिड़काव होता है। बोरिंग से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। कैनाल्स को हम मेंटेन कर सकते हैं, और इवेपोरेशन लॉसेस से बचाने के लिए स्प्रिंकलर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ड्राई रीजन्स में। और ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं, ट्रिकलर इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में एक पाइप होता है और बूंद बूंद करके पानी पड़ता है पेड़ों की जड़ों में, जितना उन्हें ज़रूरत होती है, वो ड्रिप इरिगेशन होता है। तो ये सारे मेथड्स हम बता सकते हैं वाटर के कंजर्वेशन के लिए। कौन कौन से हो गए? एक तो हम लोग फॉरेस्ट कवर को बढ़ाएं, वेजिटेशन कवर को बढ़ाएं, वाटर हार्वेस्टिंग करें, कैनाल्स बनाएं, स्प्रिंकलर्स, ड्रिप इरिगेशन और ट्रिकल इरिगेशन यूज़ करें। अब नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। ये एक छोटी सी स्टोरी है, उसके बारे में बताया गया है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये देखते हैं। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है एक नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर में। तो बायोस्फेयर कहाँ एग्जिस्ट करता है? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर का एक नैरो जोन होता है जहाँ पर बायोस्फेयर होता है, और बायोस्फेयर में ही हमारे प्लांट, एनिमल, सारे लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। बायोस्फेयर जो लिविंग थिंग्स जो है, बायोस्फेयर और लिविंग थिंग्स इंटररिलेटेड है और इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पर। लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जो है उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेज है। प्लांट हमें क्या करते हैं? टिम्बर, लकड़ी प्रोवाइड करते हैं, एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं हमें, वो सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं हमें, और जिसमें हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। शेल्टर बेड से क्या होता है, हमारा जो होती है, किस तरीके से जो सॉइल होती है ना उसको उड़ने से बचाती है शेल्टर बेल्ट्स, और अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर करके रखते हैं, हमें फ्रूट्स देते हैं, नट्स देते हैं, लेटेक्स देते हैं, ऑयल, गम, क्या क्या मतलब पेपर देते हैं प्लांट से, बहुत बहुत सारी हम लोगों को एसेंशियल चीज़ें मिलती हैं। और वाइल्ड लाइफ में क्या क्या आता है? एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। वो हमें क्या क्या देते हैं? मिल्क, मीट, हाइड, वूल। इंसेक्ट्स हमें बीज जैसे कि हनी देती हैं, पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स में हेल्प करती हैं। पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स का मतलब है कि जो फ्लावर्स के जो बीज होते हैं ना उनको फैला देती हैं बीज जो होती हैं। फ्लावर के जो बीज मतलब सीड्स होते हैं उनको बीज फैला देती हैं मधुमक्खियाँ इधर, ताकि और पेड़ पाते हैं उसकी हेल्प से। और इम्पॉर्टेंट रोल होता है डिकम्पोजर्स का इकोसिस्टम में। जो जानवर और पेड़ मर जाते हैं उनको डिकम्पोज करना, और फिर बाद में उसका ह्यूमस बनता है। अब बर्ड्स फीड करती हैं इंसेक्ट्स पे और एक्ट करते हैं एज अ डिकम्पोजर्स एज वेल। वर्चर हैज़ द एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक, इज अ स्कैवेंजर एंड कंसिडर्ड एज अ वाइटल क्लींजर ऑफ द एनवायरनमेंट।